नमस्कार दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के साथ। और इसमें मैं तुम लोगों से बात करूंगा उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में जो तुम हमेशा भूल जाते हो और तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन बड़ा अजीब सा आता है। मैं क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड करूंगा कि तुम हमेशा जब भी क्वेश्चन देखोगे तो उतने ही पार्ट्स में देखोगे जितने में मैंने बताया है। चलो शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में आज की तारीख में कुछ नहीं आता है। 20 डेज प्लेज का उद्देश्य तुम्हें ऐसा बना दो जैसा तुमने भी नहीं सोचा था कि तुम कभी हो सकते हो। तो शुरुआत से सुनना मेरी हर एक बात कि मैं क्या क्या बात करने वाला हूं। जैसे जैसे चीजें नजदीक आने लगती हैं वैसे वैसे समस्याएं बढ़ना चालू हो जाती हैं और उन समस्याओं का हल मिलता है हमें हमारी तैयारी में। तो यार बात करते हैं उस सन की जब आपने डिबेंचर इशू किए होंगे, यानी मैं बात कर रहा हूं 2009 की। अब यार इस साल में आपने डिबेंचर इशू किए थे। अब आपने वहां पे डिबेंचर होल्डर से कुल मिला के 3 प्रॉमिस किए होंगे, अगर मेरा वीडियो आपने देख लिया हो कि सामने वाले इंसान को जब आप वापस करोगे, 3 तो नहीं यार 2 प्रॉमिस किए होंगे। मैं ही गलत बोल जाता हूं कभी कभार, बताओ यार कितना गंदा इंसान हूं मैं। तो यार देखो, जब आप वापसी करने की बारी आएगी तो आप सामने वाले को 2 तरीके से पैसा लौटा सकते हो। याद है ना इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर कि जब रिडेम्पशन करेंगे आने वाले सालों में करेंगे तो 2 प्रकार से करेंगे। या तो 100 रुपए जो तुमसे लिए थे 100 रुपए वापस कर देंगे, या जो 100 रुपए तुमसे लिए थे उसकी बजाय 110, 120 या जैसा मैंने बताया था एग्जांपल्स में 130 रुपीस तक वापस कर देंगे, जैसा भी डिसाइड हो जाए इशू के टाइम पे। तो इशू के टाइम पे मुहूर्त निकल चुका था। यह टाइम था 2009 का इशू ऑफ डिबेंचर्स का। अब आ चुके हैं हम सन 2019 और 20 में। भाई ये सन 2019-20 वाला जो हमारा साल है इसमें रिडेम्पशन होना है। तो सीधी सी बात है, इसके लिए आपकी तैयारी पूरी होना चाहिए रिडेम्पशन के टाइम पे। अब बारी आती कहानी की। कहानी सेशन चालू करता हूं मैं तुम्हारे साथ ताकि तुम्हें पता चल सके कि मैं तुमसे क्या बोलने वाला हूं। तो सुनो यार, अब अच्छे से एकदम एकदम बिल्कुल कोजी हो जाओ, एकदम से अच्छे से बैठ जाओ, एकदम के बाबा जी कहानी सुनाने वाले हैं। अब तो हम सुनेंगे। शुरुआत होती है उस दिन से जब आपने लोन लिया था पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। सन 2009 की बात थी। आप बड़े खुश थे बीइंग अ कंपनी के पब्लिक ने आप पे इतना ट्रस्ट दिखाया, जैसे आप लोगों ने मुझ पे दिखाया कि यार नहीं यार ये कंपनी जो है अगर पैसा मांग रही है तो देखो अच्छा पैसा लौटा के भी देगी। उस जमाने में उस कंपनी ने लोन ले लिया पब्लिक से। पब्लिक से लोन मिल गया इस कंपनी को। कंपनी बड़ी खुश थी सन 2009 में, लेकिन कंपनी यह भी जानती थी कि आने वाले 10 साल बाद इस कंपनी को पैसा लौटाना भी पड़ेगा उन डिबेंचर होल्डर्स का जिनसे उसने पैसा लेके रखा हुआ है, क्योंकि डिबेंचर अल्टीमेटली होता एक लोन ही है जिसका पैसा वापस करना मैंडेटरी है। मिनिमम उतना जितना आपने लिया है, मतलब पार वैल्यू जो होती है 100 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो। आपने भी सोचा कि मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूरा पैसा इनका वापस करूं बिना डिफॉल्टर बने। तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि 10 साल बाद आपके हाथ में अचानक से पैसा आएगा और आप रिडेम्पशन कर दोगे। अब जहां जितने लोगों को भी ये रिडेम्पशन टर्म समझ में नहीं आता है मेरे समझाने के बाद भी, तो इसका मतलब कुछ नहीं है मैं रीपे कर रहा हूं। जो भी मैंने लोन का पैसा लिया था वो 10 साल बाद जो डिबेंचर होल्डर्स है मेरे जिनसे लोन लिया था उनकी बात कर रहा हूं, अगर मैं उनको रीपे करता हूं तो फैंसी टर्म जो यूज होता है वो रिडेम्पशन यूज होता है। हिंदी अनुवाद उसका रीपेमेंट यानी पैसा वापसी करना ही है। जैसे बैंक लोन का पैसा वापस करते हो वैसे पब्लिक का पैसा वापस कर रहे हो। तो ठीक है यार, इस टाइम पे पैसा वापस करना था। जैसा मैंने बताया 10 साल में अचानक से पैसा पैदा नहीं हो जाएगा कि लो भैया इकट्ठा लोन का पैसा दे दिया और आप यहां पे प्रण करके बैठे हो कि हम तो पैसा लमसम में वापस करेंगे। तो कंपनीज एक्ट यहां पे बीच में आता है और आपकी मदद करता है कि आपको पैसा जोड़ना जरूरी है। अगर आप पैसा जोड़ के नहीं रखोगे तो आप जिस साल में रिडेम्पशन करने जा रहे हो उस साल में रिडेम्पशन भी कंपनीज एक्ट आपको नहीं करने देगा, लोन का पैसा वापस करने नहीं देगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट को कहीं ना कहीं दिमाग में लग रहा होगा कि यार ये वापसी तो करना चाह रहे हैं लोन का पैसा, लेकिन इनकी तैयारी नहीं है और अचानक से पैसा लाके कहां दे देंगे। तो जब नहीं दे पाएंगे तो ये अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देगी कंपनी और बोलेगी हमारे पास तो पैसा ही नहीं बचा। सोच रहे हो ना कंपनी क्या चालाकी चल सकती है। उसी चालाकी को बचाने के लिए कंपनीज एक्ट बीच में आ गया। कंपनीज एक्ट ने बोला कि कुछ हमारे तरफ से नॉर्म्स तुम्हें अपनाने पड़ेंगे, अगर तुमने अपना लिए
तो तुम्हें रिडेम्पशन करने देंगे 1920 में कि करो भैया पैसा वापस। लेकिन अगर तुमने उन नॉर्म्स को नहीं अपनाया तो याद रखना, हम तुम्हें रिडेम्पशन नहीं करने देंगे, हम तुम्हें पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाने देंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं उससे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो कंपनीज एक्ट 2013 सबसे पहली बात कहता है। कंपनीज एक्ट बड़े प्यार से समझाता है, मतलब डिबेंचर होल्डर तो छोड़ो, कंपनी जो डिबेंचर वाली कंपनी है ना जिसने डिबेंचर इशू किए मार्केट में, उस कंपनी को सामने बिठाता है और बोलता है सुनो बेटा, तुमसे हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, अगर तुम्हें रिडेम्पशन करना है, सुन रहे हो ना ध्यान से, अगर तुम्हें इस साल में रिडेम्पशन करना है 2019-20 में, तो एक काम करो, 2019-20 जो चालू होता है वो 1 अप्रैल 2019 से चालू होता है बेटा, 2019 से, और ये एंड होगा बेटा जाके 31 मार्च 2020 में। अब तुम इसके बीच कभी भी रिडेम्पशन कर दो, अप्रैल के बाद मई आता है, जून आता है, जुलाई आता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड तक कर दो तुम रिडेम्पशन। मतलब पब्लिक का पैसा इस साल में जो तुम्हें तिथि अच्छी लगे या जो तुम्हारा पंडित निकाल के दे दे उस दिन वापस कर दो, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन बेटा एक ध्यान रखो, बेटा तुम्हें इस साल से जस्ट पहले तक एक रिजर्व बना के रखना पड़ेगा। ये कंपनीज एक्ट समझा रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 समझा रहा है। किसको समझा रहा है? कंपनी को समझा रहा है कि इस साल में पहुंचने से पहले, जिस साल तुम रिडेम्पशन करने वाले हो, इस साल से एक साल पहले तक की आखिरी डेट पे। अब इस साल के पहले आखिरी डेट जो आती है, अगर आपको पता हो तो वो है 31 मार्च 2019 आएगी, क्योंकि इसके एक दिन बाद से नया अकाउंटिंग ईयर चालू हो जाएगा और प्रीवियस फिस्कल ईयर 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा होगा, तभी एक तिथि बाद नया साल शुरू हो रहा होगा। मैं बार बार हिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ईयर्स में काफी लोगों को प्रॉब्लम है भाई, तो ध्यान देना। इस साल तक ये कंपनीज एक्ट 2013 का कहना है कि आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं DRR। ठीक है, अब मेरी बात सुनो मेरे लालो, जरा प्यार से सुनना। अगर तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे मोबाइल फोन खरीदना है और तुम्हारे घर वालों ने कहा है कि बेटा पैसे तुम्हें जोड़ना है, तो चाहे तो तुम बर्थडे के एक दिन पहले इकट्ठे जोड़ लो अगर तुम्हारी इतनी है, और अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते रहो। घर वालों ने बोला है 1 लाख का फोन है अगर, तो तुम्हें बेटा 25,000 जोड़ने हैं बस। तुम 25,000 जोड़ लो, बाकी हम डाल के तुम्हें मोबाइल फोन दिलवा देंगे। ऐसा ही कंपनीज एक्ट भी कहता है, मतलब ऐसा नहीं कहता लेकिन ऐसा ही कुछ कहता है। कंपनीज एक्ट कहता है कि मान लो मेरे भाइयों, कंपनीज से बोल रहा है जितनी भी कंपनीज है उनसे, कि मान लो मेरे भाइयों तुम्हें अगर 1 लाख रुपए वापस करना है, 1 लाख रुपए, तो जिस साल में वापस करना है उस साल से 1 साल पहले की आखिरी तिथि तक 1 लाख रुपए में से कम 25% तुम्हारा पैसा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जमा हो जाना चाहिए। नाउ ऐसा जरूरी क्यों है? क्योंकि कंपनीज एक्ट भी ये देखना चाहता है कि जब तुम इस साल में लोगों का पैसा, डिबेंचर का पैसा वापस करोगे तो तुम ब्लफ नहीं कर रहे हो, तुम उन्हें नचा नहीं रहे हो, तुम वाकई में उनका पैसा वापस करना चाहते हो, और उसके लिए तुमने अलग से रिजर्व भी बना के रखा। नाउ जरूरी नहीं है कि 31 मार्च 2019 को ही तुम पूरा 25% बनाओ। तो सुन लो मेरी बात, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना बनाना जरूरी है। लिखो सबसे पहला पॉइंट अपनी कॉपी में, 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स शुड बी अ पार्ट ऑफ DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जो भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर होंगे, जितने के भी 3 लाख के हैं तो उसका 25% बनेगा, 10 लाख के हैं तो उसका 25% बनेगा, 50 लाख है तो उसका 25% बनेगा, जितने भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं। नाउ व्हाट डज आउटस्टैंडिंग डिबेंचर मींस? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स वो होते हैं जिनका पैसा अभी भी वापस करना बाकी है। जैसे इस केस में अगर मैं ले लूं, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा था, 1 लाख रुपए, अगर 1 लाख रुपए का मैं 25% निकालता हूं तो वो आता है 25,000 रुपीज। नाउ अगर आपने नहीं बनाया है इस अकाउंटिंग ईयर में आते आते जिसमें आप रिडेम्पशन करने वाले हो, तो इससे पहले का साल ले लो, उसकी आखिरी डेट ले लो जो कि 31 मार्च 2019 है। इसी साल में पूरा 25% इकट्ठा बना दो। नहीं है कोई बात नहीं, आप 31 मार्च 2018 को कुछ पैसा डाल दो। 1 साल और पीछे चला गया मैं तो, 1 साल और पीछे, टोटल 25,000, जैसा मैं बोल रहा था ना, 1 लाख का 25% अगर लेता हूं तो 25,000 है। होगा ये कि अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो 12,500 मैं 31 मार्च 2018 का डाल दूंगा, 2019 को भी 12,500 डाल दूंगा। एक तरीके से मेरा 25,000 का DRR बन जाएगा इस साल में एंटर होने पे, जब मैं रिडेम्पशन करने वाला हूं। मेरे ख्याल से मेरी बात बहुत ही सीधी सीधी लग रही होगी, तुम्हें कोई भी यहां पे तकलीफ नहीं हो रही होगी। सीधा फंडा ये है, जिस साल में एंटर हो रहे हो उससे जस्ट 1 साल पहले, अब 1 साल पहले में सिर्फ 1 दिन का अंतर है मेरे भाई, ये याद रखना, 1 दिन का अंतर, ज्यादा अंतर नहीं है। 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2019, जस्ट 1 दिन पहले
तक तुम्हारा DRR 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स क्रिएट हो जाना चाहिए, नो मैटर व्हाट। तभी तुम्हें इस साल में आने की इजाजत मिलेगी कि तुम रिडेम्पशन यानी लोगों का पैसा वापस कर सकते हो, ऐसा कंपनीज एक्ट का कहना है। और कंपनीज एक्ट का सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 DRR के बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन देते हुए बोलता है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हर उस कंपनी को बनाना जरूरी है जिसने डिबेंचर मार्केट में इशू किए हैं। यह चीज तो कहीं पे लिख लो, हर वो कंपनी बनाएगी जिसने डिबेंचर इशू किए हैं, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। पहला पॉइंट सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 के हिसाब से। दूसरा पॉइंट कहा जाता है कि ये जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये बनाया जाएगा उस प्रॉफिट से जो कि आपने अलग से निकाल के रखा हो। आप शायद उससे डिविडेंड देने वाले थे अपने शेयर होल्डर्स को, उनको इंप्रेस करने के लिए, वो पैसा आप यूज करोगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के लिए। A portion of that part of profit which was kept aside as a part of payment of dividend will be utilized for the creation of debenture redemption reserve। जिनको अंग्रेजी में समझ में आता है उनके लिए थी ये बात। फिर तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के लिए आपने पैसा अलग से निकाल के रख दिया वो किसी और काम के लिए यूज नहीं हो सकता है, वो सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए ही यूज होगा। You cannot use it for any other purpose as per section 71 subsection 4। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं तो बस बता रहा था, थोड़ा सा कूल लगने लगता हूं मैं भी तुम्हें, वरना तुम्हें मैं मजाक ही लगता रहता हूं ना, समझ रहे हो ना तुम, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल मारा। नहीं अच्छा लगा, ओके सॉरी, अगली बार से नहीं मारूंगा, लेकिन समझ गए तुम। द अमाउंट ट्रांसफर टू DRR इज स्पेसिफाइड अंडर रूल 18 सब रूल 7 पैराग्राफ B। रूल 18 सब रूल 7 पैराग्राफ B is specified under Rule 18 sub Rule 7 paragraph B of the Companies Rule 2014। कंपनीज और रूल के बीच में ब्रैकेट में आता है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, तो ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। कंपनीज रूल के बीच में वो ब्रैकेट में आता है, बट मेरे को बताना इसलिए जरूरी था कि तुम्हें पता हो कि किस में स्पेसिफाई किया जाता है। और उसके अंदर ही बोला गया है कि एटलीस्ट 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स शुड बी ट्रांसफर टू DRR। जितना भी तुम्हें पब्लिक को पैसा वापस देना बाकी है बेटा, उसका 25% उठाओ और DRR में डाल दो। अब उसका नहीं उठाओगे, तुम ऑब्वियसली कहां से पैसा लाओगे, प्रॉफिट में से लाओगे। कौन सा प्रॉफिट? जो तुमने डिविडेंड पे करने के लिए रख के रखा था। तो यहां पे तो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, तो एग्जांपल के हिसाब से कहीं ना कहीं तुम्हारे क्वेश्चन में ये डेट दी हुई है कि रिडेम्पशन की डेट जो पड़ रही है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में पड़ रही है। अब हाँ, क्वेश्चन 18-19 पे भी बेस्ड आ सकता है, 19-20 पे भी आ सकता है और फलाना ढिमका, लेकिन मैं अगर तुम्हें एक साल का सिखा दूंगा तो मैं बाकी सालों का ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो भैया ये वो ईयर है जब मुझे रिडेम्पशन करना है। नाउ डेट क्वेश्चन में दी हुई सकती है 1 जुलाई 2019, 1 अगस्त 2019, 31 मार्च 2020 साल के एंड में ही हो सकता है, 1 जनवरी 2020, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही डेट आएगी। कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो बेटा मेरे, लिख कर देख लेना, तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं बता रही हूं, एक बार लिख लेना, बस मजा ही आ जाएगा तुम्हें। तो आगे बढ़ता हूं भाई मैं, है ना, आगे तुम्हारे साथ इंटरेक्शन चालू रखना है ना। तो इस साल में एंटर होने के लिए पहली रस्म या पहला रूल, इस साल से एक साल पहले की डेट, और वो भी ईयर एंड की लेनी पड़ेगी, यानी 31 मार्च 2019 तक तुम्हारा क्या क्रिएट हो जाना चाहिए। कितना पंगा लिया, क्या बताया, बिल्कुल सही बोला, अरे क्या बात है, 25% ऑफ DRR क्रिएट हो जाना चाहिए। कौन सी वैल्यू का? जितने भी डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है रिडेम्पशन के लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं तुम्हें एक और चीज सिखाता हूं, यहां पे ज्ञान की बात मुझे अच्छे से याद आ गई तो मैं जरूर सिखाऊंगा तुम लोगों को। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने डिबेंचर इस साल में रिडीम कर दोगे। जैसे इस साल में एंटर हुए ना, मान लो मेरे ऊपर 1 लाख रुपए का अभी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है, मुझे लोगों का 1 लाख रुपए वापस करना है। अब हो सकता है मैं 1 लाख रुपए में से सिर्फ 10,000 रुपए वापस करूं, ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन DRR बनेगा तो पूरे 1 लाख रुपए पे ही बनेगा, क्योंकि मैंने ये बोला कि DRR बनता है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का। मैंने ये नहीं बोला कि इस साल 10,000 रिडीम कर रहे हैं तो उसका DRR बना दो। मैंने तो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। अब 1 लाख रुपए में से तुम इस साल लोगों का 10,000 रुपए वापस करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें मैंने क्या बोला, DRR किसका बनेगा? पूरे 1 लाख रुपए का। तो तुमने पूरे 1 लाख रुपए का 25% का DRR बना दिया। जर्नल एंट्री क्या होगी क्या नहीं होगा बात की बात है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है कि आप करंट ईयर में एंटर हो सकते हो, इस साल के अंदर एंटर हो सकते हो लीगली, क्योंकि आप DRR बना के आ रहे हो। आपका फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, 3-4 लोग आरती भी आपकी उतार रहे हैं और आप बड़े खुश हैं कि चलो भाई मैं एंटर हो गया।
लेकिन याद रखना ये तो पहले ही पड़ाव था। जैसे 12th पास हो गया, रिजल्ट अच्छा आ गया तो घर वालों ने खूब तालियां बजाई, फूल मालाएं, मतलब क्या बताऊं मैं, क्या क्या त्योहार मनाए, थाली लेके आरती की। लेकिन वहां पे एंड थोड़ी ना है, कॉलेज बिगाड़ो और वही थाली से तुम्हें नहीं मारा पकड़ पकड़ के तो होगा। समझ जाना, ये चीज समझ लेना। ये धोखा है जो 12th में सेलिब्रेशन होता है, वो मैं करवा दूंगा सेलिब्रेशन, अपन पढ़ रहे हैं ना, वो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद का करियर तुम बनाओगे। तो आगे बढ़ते हैं लेम जोक से हटा के। आगे की बात यह है कि तुम बढ़िया थालियों से स्वागत हो चुका है, ढोल नगाड़े से स्वागत हो चुका है तुम्हारा इस साल के अंदर, क्योंकि तुम 25% डीआरआर बना चुके हो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स के। जितने भी तुम्हारे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर थे उसका फर्क नहीं पड़ता इस साल में कितने रिडीम करने वाले हो। लेकिन मैं जैसे हूं थोड़ा सा प्राणी, पागल प्राणी, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं 1 लाख के डिबेंचर थे टोटल जो वापस करने थे। 1 लाख रुपए के डिबेंचर थे। 1 लाख रुपए में से 25% का डीआरआर बनना था, आउटस्टैंडिंग 1 लाख थे तो 25% यानी 25,000 रुपीज का मैं डीआरआर बना चुका था। ठीक है, तुम्हारे और मेरे बीच क्लियर है। लेकिन मैं चालाकी चल गया, मैंने बोला नहीं, मैं 1 लाख रुपए पूरे थोड़ा ना वापस करूंगा, लमसम में नहीं करूंगा, मैं 1 लाख रुपए में से इस साल सिर्फ 10,000 रुपए वापस करूंगा। कितने भाई? 10,000 रुपए मैंने डिसाइड कर लिया। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ मेरे सामने एक और पड़ाव रख दिया गया। बिग बॉस चल रहा है यहां पे, अब ध्यान रखना। वो पड़ाव था 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 अप्रैल 2019, मतलब जो नया अकाउंटिंग ईयर चालू हुआ है, नया अकाउंटिंग सेशन चालू हुआ है, उसका पहला महीना। ये कंपनीज एक्ट ने दूसरा क्लॉज रखा। सो एज पर रूल 18 सब रूल 7 सेक्शन सी, और जो भी है क्लॉज सी या पैराग्राफ सी, जो भी तुम बोलना चाहो, अभी इतना कॉमन वो इतना जरूरी नहीं है, याद रखो। 18 7 और सी के हिसाब से, इसके हिसाब से बोला गया मेरे भाइयों और बहनों कि आपको डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब जिसको बोला गया DRI, हर एक कंपनी जो इस साल में रिडेम्पशन करने वाली है उसको कम से कम 15% डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में। अब ये याद रखना कि ये DRI किस पे बनेगा? ये DRI उस वैल्यू पे बनेगा जो इस साल रिडीम होने वाली है। तो यहां पे डिफरेंस हो गया। जब मैंने 25% बनाया था तो मैंने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स पे बनाया था जो कि 1 लाख रुपए थी, लेकिन जब मैं DRI बनाऊंगा 15% तो वो बनेगा उस वैल्यू पे जो मैं इस साल रिडीम करने वाला हूं, जो कि सिर्फ 10,000 रुपीज है। अगर मैं उसका 15% निकालता हूं तो वो आता है 1,500 रुपीज का, यानी ये वो अमाउंट है जो मैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करूंगा, मार्केट में पैसा लगाऊंगा सिक्योरिटीज में। जनरली ये पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है क्योंकि वहां पे सेफ माना जाता है। ये करना जरूरी हो जाता है अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो रिडेम्पशन के प्रोसेस को ऑन और बिफोर 30th अप्रैल। इसलिए मैंने यहां पे 30th अप्रैल लिखा कि आपको DRI डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट जो करना पड़ेगा वो 30th अप्रैल को या उससे पहले करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है कि इन्वेस्टमेंट कब किया गया, क्वेश्चन कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट की डेट लिखनी पड़ेगी एज पर CBSE 30th अप्रैल। सबसे लास्ट डेट आपको लेके चलना पड़ेगा। ये कहां फायदे में आएगा? जब आपके इन्वेस्टमेंट्स पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो उसके लिए ये एंट्री आपके लिए बड़े फायदे में होगी, ये नॉलेज बड़े फायदे में होगी। तो मैंने क्या सिखाया? जब DRR बनता है तो वो 25% बनता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का, जितने डिबेंचर्स का टोटलिटी में पैसा वापस करना है। लेकिन जब DRI बनता है तो वो 15% बनता है, लेकिन उस वैल्यू का जो करंट ईयर में आप रिडीम करने वाले हो। पिछले साल में DRR बना लिया, करंट ईयर में आप क्या करोगे? रिडेम्पशन करोगे। जितनी वैल्यू, अगर हाँ मैं पूरे 1 लाख कर रहा होता तो मैं पूरे 1 लाख का 15% बनाता, लेकिन मैंने अभी आपको नॉलेज के लिए क्या बताया कि मैं तो सिर्फ 10,000 रुपीज के डिबेंचर्स को रिडीम कर रहा हूं, तो उसका 15% का DRI बनेगा। बस ये 2 चीजें आपको मालूम होना चाहिए। जब आपको ये 2 चीजें मालूम है कि जिस साल में रिडेम्पशन है उससे जस्ट 1 साल पहले तक आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बन जाना चाहिए। जब आप उस साल में एंटर होगे जिस साल आपका रिडेम्पशन ड्यू है या जिस साल आप रिडेम्पशन करने वाले हो, उस साल में आपका DRI डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में, एज पर योर बुक हो जाना चाहिए। लेकिन उस वैल्यू का जो इस साल में रिडेम्पशन होने वाली है वो वैल्यू, जब आप ये दोनों चीजें कर दोगे तो बधाई हो, आप एलिजिबल हो कि आप डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हो उस करंट ईयर में। लेकिन उससे पहले जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे उनको इनकैश कराना पड़ता है, उसके बाद रिडेम्पशन का प्रोसेस चालू होता है। वो मैं तुम्हें जर्नल एंट्रीज में बहुत अच्छे से बताऊंगा, तुम उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना। लेकिन यहां पे एक चीज तुम्हें मैं जाते जाते बताना चाहूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो के हिसाब से, क्योंकि जब तक थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा।
तो मैंने तुम्हें कहानी कितने अच्छे से बताई कि इसमें अगर तुम्हें एंटर होना है तो ढोल नगाड़े के साथ यानी DRR के साथ तुम्हें एंटर होना पड़ेगा। जब एंटर हो जाओगे तो तुम्हें DRI बनाना पड़ेगा, ये तुम्हारी दूसरी डिफिकल्टी है, तब जाके तुम रिडेम्पशन कर पाओगे। लेकिन दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ये दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको एग्जम्पशन मिला हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो दो पर्टिकुलर कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। तो पहला तो आ जाता है आपकी बैंकिंग कंपनीज और दूसरा आ जाता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर बीइंग गवर्न्ड बाय द RBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब हम इन दो की बात करते हैं तो इन दोनों के लिए बैंकिंग कंपनीज और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए ना ये बनाना जरूरी है ना ये बनाना। कोई कभी आपसे पूछ ले तो बता देना यार कि बाबा जी की बूटी और उन्होंने बताया था कि क्यों बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि सब ये तो बता देंगे कि बैंकिंग नहीं बनाते और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाते, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि क्यों। तो क्यों का सीधा सीधा आंसर है कि ये वैसे ही पैसे में डील करती हैं और इनके पास वैसे ही लमसम में पैसा और कैश इन हैंड अवेलेबिलिटी होती है, तो इनको ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। बल्कि बाकी कंपनीज की जब मैं बात करूं तो बाकी कंपनीज जो डील करती हैं वो डील करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, कैश में नहीं। और जब कैश में डील नहीं करती तो बोल देती हैं, वो बहाना दे देती है कि हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, जबकि बैंकिंग कंपनीज और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन चीज़ों से तो नहीं भाग सकता। तो इसलिए उनको बनाना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है और वो नहीं बनाती है। बाकी सबको ये बनाना पड़ता है। इसकी जर्नल एंट्रीज़ क्या होंगी, इनका कैसे एडजस्टमेंट होगा, इनकी टोटलिटी में एंट्रीज़ क्या होती हैं, वो मैं तुम्हें आराम से करवाऊंगा। तो मैं तुम्हें आज का काम देके जा रहा हूँ, कुछ मत करो, सुकून से सिर्फ इतनी थ्योरी याद रख लेना और दिन रात कॉफ़ी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, मम्मी से बात कर रहे हो, एक बार पापा को भी सुना ना कि बाबा जी ने क्या सिखाया आज। बिल्कुल खुश होके बोलना बाबा जी ने इतना टेंशन फ्री कर दिया है ना कि मज़ा ही आ जाता है। बाबा जी ने बोल के रखा है, कॉन्फिडेंस दे के रखा है कि इतना पढ़ लो, उससे ज़्यादा तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये टेंशन नहीं लेना कि मैं वीडियोस कैसे कंप्लीट कराऊंगा, तुम्हें ये टेंशन नहीं लेना कि कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, तुम्हें ये टेंशन नहीं लेना कि मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। तुम्हें एक चीज़ खुशी से करनी है, अपने घर वालों को जाके बताना है कि इस बार वाकई में सबसे सही डिसीजन लाइफ का ये था कि बाबा जी के साथ पढ़ रहा हूँ। क्योंकि गारंटी मेरी है कि तुमने अगर इसी पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ाई की तो मैं टारगेट छोटे छोटे दूंगा लेकिन रिजल्ट बड़ा अचीव करवाऊंगा। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।